हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोरंजन क्लासेस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के वीडियो में मैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं। हमें उम्मीद है कि इस चैप्टर से इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच पाए। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपको एक प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय दे रहा हूं। इस 5 सेकंड में आप उत्तर को सोच लेंगे, इसके बाद हमारे द्वारा बताए गए आंसर के साथ मिला लेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा अर्थात एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है अर्थात एनर्जी है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी किरण पुंज और ऑप्शन डी प्रकाश स्रोत। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किरण पुंज अर्थात बीम। प्रकाश की किरणों के समूह को बीम कहा जाता है अर्थात किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है, जैसे यहाँ पे, तो इस प्रकार से ऐसे फैलेगी, तो ये क्या हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है? तो समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, इस प्रकार से समांतर होगी। और अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे ये बिंदु हो गया, तो यहाँ पे किरण आकर के मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, तो यह हो गया अभिसारी किरण पुंज। इसमें होता क्या है कि जैसे अपसारी किरण पुंज में यहाँ से किरण निकल रहा है, तो इनके बीच की दूरी जो ये है ये बढ़ते जा रहा है, दूरी बढ़ते जा रहा है। तो अपसारी किरण पुंज में दूरियां बढ़ती है, समांतर किरण पुंज में नियत रहती है, और अभिसारी में क्या होगा? दूरियां घटती जाती है। यहाँ पे ज़्यादा है, इससे फिर कम है, इससे कम है, इस प्रकार से घटते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, किस किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है? अब यहीं पीछे की है। पहला ऑप्शन अपसारी किरण पुंज, ऑप्शन बी समांतर किरण पुंज, ऑप्शन सी अभिसारी किरण पुंज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अभिसारी किरण पुंज। अभी ही किए कि अभिसारी किरण पुंज क्या होता है कि किसी बिंदु पे आकर मिलती है या मिलती हुई ऐसे प्रतीत होती है। तो क्या हो रहा है इसमें? यहाँ पे दूरी ज़्यादा है, यहाँ पे दूरी ज़्यादा है, इसके बाद यहाँ पे कमते जा रहा है, दूरी ज़्यादा है, कमते जा रहा है, दूरी ज़्यादा है, कमते जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है
कि दूरी बढ़ते जाता है, दूरी बढ़ते जाता है और समांतर में नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पारदर्शी, ऑप्शन बी पारभासी, ऑप्शन सी अपारदर्शी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। स्वप्नेश, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पारदर्शी। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है क्या कहलाता है? पारदर्शी अर्थात ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? कांच, हवा, पानी, ये सभी क्या है? पारदर्शी है अर्थात ट्रांसपेरेंट है कि जिससे प्रकाश आसानी से बाहर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पारभासी है। पारभासी को ले लेते हैं। पारभासी जिसे ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट पारभासी। ये क्या होता है? वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं, कुछ ही भाग को अपने से होकर बाहर जाने देंगे, वह क्या होगा? पारभासी होगा अर्थात ट्रांसलूसेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, और क्या हो जाएगा? रक्त हो जाएगा, ब्लड, मिल्क हो जाएगा, दूध, या कुहासा हो जाएगा, कुहासा हो जाएगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे हो जाएगा बैलून का रबड़, स्किन हो जाएगा, चमड़ा, ईटीसी। इस प्रकार से यह क्या है? पारभासी है। और ऑप्शन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं जो क्या है? अपारदर्शी है। अपारदर्शी जिसे ओपेक्यू बोलते हैं। अपारदर्शी अर्थात ओपेक्यू। यह क्या होगा? कि वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं, प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं, वह क्या हो जाएगा? अपारदर्शी अर्थात ओपेक्यू होगा। जैसे एग्जाम्पल लोहा हो जाएगा, या पत्थर हो जाएगा, पेंट भी हो जाएगा, या धातु की कोई भी प्लेट हो, धातु की प्लेट, ईटीसी। ये सब क्या हो जाएगा? अपारदर्शी अर्थात ओपेक्यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन और ऑप्शन डी प्रकीर्णन। स्वप्नेश, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन। परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन, इसे समझ लेते हैं। इसे अगर समझ लेते हैं तो आगे का क्वेश्चन आसानी से बन पाएगा। जैसे होता क्या है कि एक कोई समतल दर्पण ले लेते हैं, प्लेन मिरर, यह हो गया समतल दर्पण। और जैसे होता क्या है कि एक कोई प्रकाश इस पे आकर मिल रहा है, समतल दर्पण पे आता है, तो एक क्या होता है? यहाँ से परावर्तित हो जाता है अर्थात लौट जाता है। यही क्वेश्चन था कि जो लौट जाता है वह क्या होता है? परावर्तन होता है। और जैसे ये प्रकाश इस पे आकर के मिल रहा है, यहाँ पे बिंदु ओ मान लेते हैं, यहाँ पे बिंदु ओ मान लेते हैं, तो जो इस पर आकर के मिल रहा है कहलाएगा आपतित किरण, आपतित किरण। और जो लौट जा रहा है यह कहलाएगा परावर्तित किरण। यह आ गया आपतित किरण और यह हो गया परावर्तित किरण। इसका नाम दे देते हैं, तो जैसे नाम कलर चेंज कर लेते हैं।
यहाँ पे ए मान लेते हैं और यहाँ पे बी मान लेते हैं, तो एओ आपतित किरण हो गया और वो भी परावर्तित किरण हो गया। एओ आपतित हो गया और वो भी परावर्तित। इस पर एक लंब डाल देते हैं जिसको एम मान लेते हैं, तो एम ओ ए क्या हो गया, लंब हो गया, अभिलंब हो गया। इसके क्या बोलेंगे, अभिलंब। यह हो गया अभिलंब। अर्थात नॉर्मल। अब क्या होता है कि जैसे आपतित किरण है और यह क्या है, अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब इन दोनों के जो बीच कोण बनता है यह कहलाता है आपतन कोण। क्या कहलाएगा, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच ये जो कोण बनेगा यह कहलाएगा परावर्तन कोण। क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण, जिसे आई से सूचित करते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण होगा, बना कोण परावर्तन कोण होगा, जिसे आर से सूचित करते हैं। तब इसमें होता क्या है वो जान लेते हैं कि अगर इसमें प्रकाश का परावर्तन का नियम लगा दें तो प्रकाश का परावर्तन का दो नियम होता है। प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम होगा, दो नियम होगा। वो कौन कौन होता है, पहला होता है, यहाँ पे दिखा दें, पहला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया अभिलंब। आपतित किरण एओ, परावर्तित किरण ओ बी, और इस पर डाला गया अभिलंब ओ एम या एम ओ, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। और सेकंड नंबर नियम क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों मान बराबर होता है। सेकंड नंबर नियम क्या होगा कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 2। इसका डिस्कस जस्ट ही पीछे किए हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 2। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन, अभी ही बोले कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा क्या बतलाएं कि आपतन कोण का मान अर्थात आई और परावर्तन कोण का मान अर्थात आर दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 120 डिग्री और ऑप्शन डी 30 डिग्री। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, तो ये कोई प्लेन मिरर है, इस पे जो प्रकाश आकर के मिलता है ये आपतित किरण, और जो लौट जाता है वो क्या होता है, परावर्तित किरण। इसके बीच में यह होता है अभिलंब, एक कोण कहलाता है आई और यह कोण कहलाता है आर। क्या होता है दूसरा नियम कि कोण आई इक्वल टू कोण आर, जितना कोण आई होगा उतना ही कोण आर होगा। तो आई का वैल्यू इसमें दिया हुआ है 30 डिग्री, तो इसलिए आर का ही वैल्यू क्या होगा, 30 डिग्री। आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, परावर्तन के नियम से। ऑप्शन ए आपतन कोण इज ग्रेटर देन परावर्तन कोण, ऑप्शन बी आपतन कोण इज लेस देन परावर्तन कोण, ऑप्शन सी आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण और ऑप्शन डी आपतन कोण इज नॉट इक्वल टू परावर्तन कोण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2,
ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2, प्रतिबिंब अर्थात इमेज। सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है, इमेज होता क्या है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वह क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है, अर्थात इमेज कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज बोलते हैं। यह क्या होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है वह होता है वास्तविक प्रतिबिंब अर्थात रियल इमेज। इसमें 2 पॉइंट याद रखें। पहला पॉइंट कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और सेकंड नंबर क्या याद रखें, सेकंड नंबर याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। सेकंड नंबर याद रखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। सेकंड नंबर आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब अर्थात वर्चुअल इमेज। इसमें क्या होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है वह क्या हो जाएगा, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब अर्थात वर्चुअल इमेज। इसमें भी 2 पॉइंट याद रखेंगे। 2 पॉइंट याद क्या रखेंगे, पहला कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और सेकंड नंबर कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अभी ही किए इसका। ऑप्शन ए है वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन सी काल्पनिक प्रतिबिंब और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे रियल इमेज कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों एक ही है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। ऑप्शन ए दर्पण के पीछे बनता है, ऑप्शन बी वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, ऑप्शन सी आभासी होता है और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज अर्थात इनमें से सभी। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, आभासी होता है। आभासी होता है अर्थात क्या कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन सी ध्रुव और ऑप्शन डी मुख्य अक्ष। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, ध्रुव अर्थात पोल। यह क्या होता है, तो इसे समझ लेते हैं। जैसे ये कोई गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण हो गया। ए भाग जो है यह क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण।
यह हो गया अवतल दर्पण, और ये इस साइड कर देते हैं, यह हो गया उत्तल दर्पण। ये जो मध्य बिंदु ऐसे जाता है जो केंद्र से होकर के, यह हो गया मुख्य अक्ष। यह क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो इसमें क्या था, ये जो मध्य बिंदु होता है गोलीय दर्पण का, यह क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है, जिसे P से सूचित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, आधी होती है, 2 गुनी होती है, बराबर होती है, या 3 गुना होता है। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आधी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जिसे एफ से सूचित करते हैं, उसकी वक्रता त्रिज्या जिसे आर से सूचित करते हैं, तो यह क्या होता है? एफ बराबर आर बटा 2, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए अनंत पर, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी ध्रुव पर, और ऑप्शन डी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। कैसे होता है इसे जान लेते हैं। इसके लिए एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। यह हो गया अवतल दर्पण। इसका मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। यह ध्रुव हो गया। ये क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष अर्थात प्रधान अक्ष। ये बीच का भाग क्या कहलाएगा? ये बीच का भाग सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। यहाँ पे मान लेते हैं एफ फोकस। तो क्वेश्चन में क्या था कि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है, तो यहाँ पे स्थित कर देते हैं। ए वस्तु हो गया, ए बी। अब इसका इमेज कैसे बनेगा? तो कोई भी वस्तु जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वह दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। फोकस से होकर गुजर जाती है। अब इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ जो इस सी है, इससे ऐसे मिलाएंगे। हालांकि सी यहाँ पे ऐसे मिलाते हैं, तो यहाँ पे आएगा प्रतिबिंब इसका इस प्रकार से मिलेगा यहाँ पे। तो देख पा रहे हैं कि सी क्या हो गया? वक्रता केंद्र, और इस साइड क्या हो गया? अनंत हो गया। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है। और क्या है कि देख रहे हैं कि यहाँ पे वस्तु इस प्रकार से बनेगा कि यहाँ पे आ जाएगा बी डैश, और यहाँ पे मान लेते हैं ए डैश। तो उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और वास्तविक बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, जब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब होगा आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा, या इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आप फिर से वैसे कर कर बना सकते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी नहीं बनता है, वास्तविक बनता है, और सीधा सीधा नहीं बनता है, उल्टा बनता है, और क्या है? वस्तु से बहुत बड़ा नहीं, वस्तु से बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, हजामती दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। हजामती दर्पण के रूप में
अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा, बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से किसमें अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए साइड मिरर में, ऑप्शन बी सौर भट्ठी में, ऑप्शन सी वाहनों की हेडलाइट में और ऑप्शन डी रोगियों के नाक, कान, दांत आदि की जांच में। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साइड मिरर में। साइड मिरर में अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है। साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, मोटर कार के क्वेश्चन नंबर 18 है, मोटर कार के साइड मिरर में क्वेश्चन नंबर 18 है, मोटर कार के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अभी नेक्स्ट पीछे ही किए। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण। क्या? उत्तल दर्पण अर्थात कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों या इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धनात्मक। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अर्थात आर, फोकस दूरी अर्थात एफ, यह क्या हो जाता है? पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। इसका अपोजिट अवतल दर्पण रहेगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, दर्पण अर्थात मिरर फॉर्मूला है। सॉरी फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ऑप्शन बी 1/u माइनस 1/v इक्वल टू 1/f, ऑप्शन सी 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f और ऑप्शन डी 1/f प्लस 1/u इक्वल टू 1/v। ये ऑप्शन है, इसका आंसर सोचे क्या होगा? सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यह क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है, जिसमें एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होता है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, जिसमें v बराबर प्रतिबिंब की दूरी होता है, u बराबर वस्तु की दूरी, और f बराबर फोकस दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? ऑप्शन ए f इक्वल टू 2r, ऑप्शन बी f इक्वल टू r/2, ऑप्शन सी f इक्वल टू r और ऑप्शन डी f इक्वल टू r/3। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी f इक्वल टू r/t, f इक्वल टू r/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन ए 100 सेंटीमीटर,
ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 12.5 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा, इसे बनाकर पहले चेक कर लेते हैं कि एफ इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन टू, आर अपॉन टू। तो आर का वैल्यू दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या, तो 50 अपॉन टू से कितना बार में कट जाएगा, 25, 25 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन बी काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा और ऑप्शन डी वास्तविक और सीधा। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक और सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, आवर्धन एम का ऋणात्मक मान क्या बताता है, ऑप्शन ए वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी काल्पनिक प्रतिबिंब, ऑप्शन सी ए और बी दोनों अर्थात वास्तविक और काल्पनिक दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक प्रतिबिंब। आवर्धन एम का ऋणात्मक मान, जैसे एम बराबर क्या होता है कि -v/u रहेगा, तो ये ऋणात्मक मान हो गया, तो ऋणात्मक मान क्या बताता है, वास्तविक प्रतिबिंब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, ऑप्शन ए 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 200 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 100 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं कि फोकस दूरी एफ इक्वल टू दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। अभी क्या फॉर्मूला देखे थे, एफ इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन टू, तो एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50, तो 50 बराबर r/2 हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान कितना होता है, ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी अनंत एवं शून्य के बीच, ऑप्शन सी शून्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनंत, इनफाइनाइट। समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, ऑप्शन ए उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी समतल दर्पण द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात उत्तल अवतल और समतल तीनों के द्वारा। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण और समतल दर्पण, ये तीनों के द्वारा आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो वह कौन सा दर्पण होगा, ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण और ऑप्शन डी तीनों ही दर्पण होगा। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, अर्थात प्लेन मिरर। यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है तो किस दर्पण में संभव है, समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है,
ऑप्शन ए वक्रता केंद्र से, ऑप्शन बी फोकस से, ऑप्शन सी ध्रुव से और ऑप्शन डी वक्रता त्रिज्या से। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ध्रुव से अर्थात पोल से। चीन परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी +1, ऑप्शन सी -1 और ऑप्शन डी अनंत। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी +1। समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान +1 होता है। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हो ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं और आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।